अरबी औरतें हम बिस्तरी करने से पहले अपने शौहरों को कलौंजी का खवा क्यों पिलाती हैं? ऐसा राज जिसे जानकर सब औरतें करने लग जाएंगी। मुझे उम्रा करने का बचपन से ही बहुत शौक था और आज मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। आज मैं अपने भाई और भाभी के पास सऊदीया में जा रही थी। भाभी ने मुझसे खास तौर पर फरमाइश की थी कि आते हुए मेरे लिए 5 किलो कलौंजी लेकर आना। इनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। भला भाई ने इतनी सारी कलौंजी क्या करनी है? जब मैंने भाभी यही बात पूछी तो वो हंसकर टाल गई और कहने लगी कि मेरी फ्रेंड्स को ज़रूरत है, इसलिए तुम लाजमी लेके आना। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। और फिर मैं 5 किलो कलौंजी अपने साथ लेकर गई थी। भाभी कलौंजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। हमारी ये कलौंजी इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं थी। हमारे पाकिस्तान में तो ये जगह जगह पर पड़ी मिलती थी, मगर भाभी ने इसको यूं संभाल कर रख लिया था जैसे ये सोने की बनी हुई बहुत कीमती चीज़ हो। इसका इस्तेमाल ना जाने किस तरह से करती थी। मुझे उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जब मैंने इनसे पूछा तो वह हंसकर टाल गई और कहने लगी कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। इनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। भाई सुबह काम पर चले जाते थे। इसके बाद हम दोनों ननन भावज फारिग होती थी। इधर उधर की बातें करने के दौरान बिल्कुल भी वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। कभी कभार भाभी मुझे अपने साथ अपनी किसी सहेली के घर में ले जाती थी। इनकी सहेली एक भरे परे घर में रहती थी। वो सब लोग भी बहुत अच्छे और मिलनसार थे। एक दिन उन्होंने रात के खाने पर हम लोगों की दावत की थी। मैं भी भाई और भाभी के साथ इनके घर में गई थी। भाभी का कहना था कि उन्होंने हमारी दावत तुम्हारी वजह से की है। वहां जाने के बाद भाई तो मर्दान खाने में चले गए थे और मैं भाभी के साथ जिनान खाने में थी। पहले तो वो सब इधर उधर की बातें करती रही। फिर भाभी की सहेली इनसे मानी खैज अंदाज में पूछने लगी कि तुमने जो मुझे कलौंजी भिजवाई थी, इसका मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और अब तुम बताओ क्या तुमने भी इसका इस्तेमाल किया है? भाभी ने अपनी सहेली को टोका दिया और आंख से मेरी मौजूदगी की तरफ इशारा किया था। मैं इनका इशारा देख चुकी थी और इनकी सहेली की बात भी सुन चुकी थी। ये जानकर मैं चौंक गई थी। इनकी दोस्त इस तरह से क्यों बात कर रही थी और भाभी का इसे टोका देकर मेरी तरफ मुतवज्जा करना मुझे बात हैरान कर गया था कि वहां पर मेरी उम्र की एक ही लड़की थी जो इनकी सहेली की बन थी। इसके साथ मैं बातों में मसरूफ हो गई थी। इसके बाद जब हम लोग घर आने लगे तो वो औरत भाई को कुछ देर मजीद रुकने का कहकर अपने साथ लेकर किचन में चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद फिजा में मशहूर किन खुशबू फैल गई। यह खुशबू मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी और मैं बेइख्तियार इस खुशबू की तरफ बढ़ने लगी थी। ये किचन से आ रही थी। सामने ही भाई और इनकी दोस्त चूल्हे पर बड़ा सादी चा रखे, ना जाने इसमें क्या बना रही थी और आपस में सरगोशियां बातें भी कर रही थी। मैं जब इसके पास गई तो वो दोनों ही भुगला गई। भाभी मुझे देखकर कहने लगी, अरे तुम यहाँ पर क्यों आ गई? वहां पर लड़कियों के साथ बैठती। मगर मैं इनकी बात सुन ही नहीं रही थी। मेरा सारा ध्यान तो इस देगचे की तरफ था जिसमें से ये मशहूर की खुशबू उठ रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि ये देगचे में क्या बनाया जा रहा है? इस देगचे में क्या बनाया जा रहा है? भाई कहने लगी कि ये खवा है जो कलौंजी से तैयार किया गया है। मैंने भाभी से फरमाइश की कि मुझे भी ये खवा पीना है, यह खुशबू से ही बहुत मजेदार लग रहा है। इनकी दोस्त ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और भाभी अपनी हंसी रोकते हुए बोली कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर मुझे अपनी सुसुकी का एहसास हुआ। मैं इस घर में मेहमान थी और मुझे इसी चीज से इनकार किया जा रहा था। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर भाभी कहने लगी कि तुम कमरे में चल के बैठो, मैं तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा था। तभी मैं इसी कमरे में आकर बैठ गई थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर वो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी, क्या बात है? पहले तो मैंने इसे टाल दिया, मगर जब इसरार करती रही तो मैंने इसे सारी बात बताई थी। ये सुनकर वो भी चुप हो गई। इसने मुझे हाथ के इशारे से खामोश रहने का इशारा किया था और मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोली कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी, अभी इस बारे में बात मत करो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मगर क्यों? वो कहने लगी कि इस खवे का नाम मत लो। अब की बात मैं हैरान रह गई। मगर कलौंजी के खवे में ऐसा क्या है जो मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती? मेरा इतना कहना ही था कि मेरे पीछे खड़ी एक औरत मेरे कान के पास आकर बोली कि कुंवारी लड़की इस खवे का इस्तेमाल नहीं करती। अब तो मैं हक्का बक्का रह गई। क्यों कुंवारी लड़की ये खवा क्यों नहीं पी सकती? इससे क्या फर्क पड़ता है?
तभी दूसरी औरत बोली कि तुम बच्चियों को बड़ों के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, यह खवा मर्द हजरात के लिए है, औरतें इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं और तुम्हारी बच्चियां तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसीलिए किसी और के सामने इस चीज के बारे में मत नाम लेना, वरना तुम्हें गलत समझा जाएगा। इन औरतों की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, ना जाने वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। अब मैं अपना सामना लेकर रह गई थी। घर आने के बाद भी मैं भाभी से खफा खफा रही थी और फिर रात के वक्त घर से भी मुझे वही खुशबू आने लगी। मैंने सोचा कि वहां पर तो मुझे भाभी ने खवा नहीं दिया था और अब घर में तो मैं इसे पी सकती हूँ। जैसे ही मैं किचन में गई तो सामने ही भाई भाभी आपस में बेतकल्लुफी से खड़े थे। मुझे इन्हें देखकर झुझुक आ गई और मैं फौरन से वापस पलट आई। मैं नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो मुझे देखें, मगर ना जाने क्यों ये खुशबू मेरे मन में हलचल मचा रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको फौरन से पी लूं। इसके बाद मुझे हर दूसरे तीसरे दिन रात को घर से वही खुशबू महसूस होती थी और इस खुशबू का मुझ पर ऐसा असर होता था कि मैं नींद में भी जाग जाती थी, मगर किचन में ये सोचकर नहीं जाती थी कि वहां पर भाई भी होंगे और ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी मुझे इस औरत की बात भी याद आ गई थी कि कुंवारी बच्चियां तो इस चीज का नाम भी नहीं लेती। शायद यही वजह थी कि मुझे भाई के सामने जाकर इस चीज का नाम लेने से झिझक महसूस हो रही थी। मैं दोबारा से इस चीज का इंतजार कर रही थी कि कब भाभी मुझे अपनी सहेली के घर में लेकर जाएं और वहां पर मैं इस लड़की से पूछूं। ना जाने वो ऐसी कौन सी बात मुझे बताने वाली थी। यकीनन वही मुझे इस बारे में सब कुछ बता सकती थी। मैं शुरू से ही ऐसी मनहसे तबीयत की ममालिक थी। कोई भी चीज अगर मेरे ज़हन में खटक जाती तो मैं जब तक इसके बारे में जान ना लेती मुझे चैन नहीं पड़ता था। इसकी हकीकत जाने बगैर मैं फिर इस चीज का पीछा नहीं छोड़ती थी। अम्मी मेरी इस तबीयत से बहुत आजिज थी। कभी कभी तो मुझे भी इस आदत से परेशानी होती थी। कुछ दिन इंतजार के बाद भाभी मुझे दोबारा इस घर में लेकर गई थी और आज वो लड़की ना जाने कहाँ पर थी, मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। भाभी भी उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। फिजा में वही मशहूर किन खुशबू फैल गई थी। अभी हम लोगों ने घर वापस जाना था। आज मेरी तबीयत खराब थी और मेरा जिस्म बुखार से टूट रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं फौरन से घर जाकर आराम करूं और भाभी ना जाने कहां पर थी। मैं यही सोचते सोचते कमरे से बाहर निकल आई। किचन में आकर देखा तो किचन खाली था, यहाँ पर कोई भी नहीं था। सामने ही चूल्हे पर वो देगचा था जिसमें वो खवा बनाया जा रहा था। वो मशहूर किन खुशबू मुझे पागल बना रही थी। मैंने आसपास देखा, यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फौरन से देगचे के पास गई। जानती थी कि ये चोरी के जिम्मे में आता है और मुझे किसी के घर में इसकी इजाजत के बगैर किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई देख लेता तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचता, मगर मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। जैसे ही मैंने देगचे का ढक्कन उठाया तो तभी वहां पर एक औरत आ गई। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से घूरते हुए मुझे कहने लगी कि तुम क्या करने लगी थी। मैं औरत को अपने सामने देखकर परेशान हो गई। अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। वो औरत इस घर की मुलाजिमा थी। मैंने डरते डरते इससे कहा कि ये खवा पीना चाहती थी। वो औरत गुस्से में आ गई और कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता कि ये तुम लड़कियों के लिए नहीं है। इसका अंदाज देकर मैं घबरा गई और फौरन वहां से बाहर निकली और घबराहट के मारे वहां से बाहर निकलकर चलते चलते मैं ना जाने कहां पर आ गई थी। यह घर भी बहुत बड़ा था और एक सरे से दूसरे सरे तक कमरों की कतारें थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहां पर जाऊं। तभी यह कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वहां से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। मैं इस कमरे में चली गई ताकि इससे जिनाना खाने का रास्ता पूछ सकूं। जब कमरे में जाकर देखा तो वहां पर एक मर्द था। वो भी मुझे देखकर ठटक गया था। इसके हाथ में वही खव्वे का मशरूब था। इसने वो कप साइड टेबल पर रखा और जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा। इसे अपनी तरफ यूं बढ़ता देखकर मैं खौफजदा हो गई। मैं कमरे से भागने ही लगी थी जब अचानक से हमारे घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। अब्बू के फौत होने के बाद हम सब गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। ऐसे में रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। एक हमारे बड़े मामू थे जो हमारा ख्याल रखते थे, हमसे हमारी जरूरत के बारे में पूछते थे। मामू की मेहरबानी से ही भाई सऊदीया में जॉब करने के लिए चले गए थे। उन्होंने ही भाई के वहां पर जाने का इंतजाम किया था। भाई को वहां पर गए हुए कुछ ही अरसा हुआ था जब हमारे घर के हालात भी बदलने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता घर में खुशहाली आई गई थी। 2 साल का अरसा गुजर गया था। अब कुछ दिनों से अम्मी भाई से मिलने के लिए बहुत बेकरार थी। वो एक नज़र इन्हें देखना चाहती थी, मगर जाने क्यों भाई मुसलसल टाले जा रहे थे और अब तो इनके हालात भी इतनी अच्छी नहीं थे।
कि वो कुछ दिनों के लिए चक्कर लगा सकते थे, मगर जब भी अम्मी इनसे वापस आने की बात करती तो वो टाल दिया करते थे। देखते ही देखते 5 साल का अरसा गुजर गया था। अब अम्मी की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। एक दिन उन्होंने भाई को कॉल मिलाई और फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी कि क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर ही यहाँ पर आओगे? आखिर तुम्हें अपनी माँ का एहसास क्यों नहीं है? तब भाई का दिल पिसज गया और वो कहने लगे कि मैं कुछ दिनों में आ रहा हूँ। जब भाई आए तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ इनकी अरबी बीवी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। ऊंची लंबी घोड़ी चित्ती। इनको देखकर अम्मी खफा हो गई। उन्होंने भाई से बातचीत करना छोड़ दिया था, जबकि हम लोगों को भाभी बहुत पसंद आई थी। वो बहुत अच्छी और मिलनसार थी, मगर अम्मी को इस बात पर गुस्सा था कि उन्होंने भाई की शादी के लिए क्या कुछ ना सोच रखा था। कितने अरमान थे इनके दिल में अपने बेटे की शादी करने के लिए, मगर बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करके इनका दिल तोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से भाई ने अम्मी को मनाया था, और जब अम्मी को भाभी की तबीयत का अंदाजा हुआ, हमारे साथ वो कुछ पल रहे, तो अम्मी के दिल से तमाम खदशात दूर हो गए थे और उन्होंने भाई के इस फैसले के लिए इन्हें माफ कर दिया था, बल्कि इन्हें इस बात पर सराहाया था कि उन्होंने बहुत अच्छी लड़की से शादी की है। इसके बाद भाई और भाभी वापस चले गए थे। मोहल्ले वाले और खानदान वालों ने काफी बातें बनाई थी, मगर अम्मी सबको ये कहकर चुप करवा देती कि वो मेरा बेटा है, अगर मुझे इससे कोई मसला नहीं है तो किसी और को भी इस पे एतराज करने का कोई हक नहीं बनता। यूं भी इसने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। अपनी पसंद की शादी करना गलत बात नहीं है। अम्मी के दो टोक अंदाज में बात करने पर सब लोगों के मुंह बंद हो गए थे। मेरा शुरू से ही बहुत दिल करता था कि मैं अल्लाह के घर की जियारत करूं, उम्रे के लिए जाऊं, और जब मैंने बातों बातों में अपनी भाभी से ख्वाहिश का इजहार किया तो वो भाई के सर हो गई कि अली शबा को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बुलवा लें। चूंकि भाई के हालात इतने भी अच्छे नहीं थे और वो मेरा आने जाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मगर भाभी ने अपनी जमा पूंजी से मेरे वहाँ पर जाने का बंदोबस्त किया था और मैं इस बात के लिए इनकी शुक्रगुजार थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। हमारे दरमियान रिवायती ननंद भावज का जैसा रिश्ता नहीं था। वो मुझे लेकर अपनी सहेलियों के घर भी जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर कमाने भी लेकर जाती और मुझे शॉपिंग भी करवाती थी। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे अपने बारे में हर छोटी बड़ी बात बताई थी। बस नहीं बताया था तो कलौंजी के इस्तेमाल के बारे में नहीं बताया था, और मैं नहीं जानती थी कि इसकी खोज में रहना मेरे लिए इतना महंगा पड़ेगा। ये इसकी खोज में रहने का ही नतीजा था कि वो शख्स अब मुझ पर हावी होता जा रहा था। मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी कि इसके आगे हाथ जोड़ रही थी, मगर इसे जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब भी दरवाजा खुला और भाई की दोस्त कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मुझे देखा तो इनके मुंह से चीख निकल गई। इस वक्त मुझे पता चला था कि वो लड़का इनका शौहर था और मैं गलती से इनके बेडरूम में आ गई थी। उन्होंने अपने शौहर को बामुश्किल पीछे हटाया और इससे कहने लगी कि यह हमारी मेहमान है। इनका शौहर जैसे पागल हो रहे थे, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो चीखते हुए बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं फौरन वहाँ से भागी थी। भागते भागते ही किसी से टकरा गई। सामने देखा तो वो भाभी थी। वो मेरी हालत देखकर परेशान हो गई और कहने लगी कि क्या हो तुम, कहाँ पर थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं इन्हें अपने साथ बीती हुई बात बताना चाहती थी, मगर खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी मैं रोने लगी और इन्हें कहने लगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर लेकर जाएं। भाई मेरी हालत देखकर घबरा गई और फिर वो दोनों मुझे लेकर घर आ गए थे। इसके बाद रात को भी मुझे इस खव्वे की खुशबू महसूस हो रही थी, मगर आज मुझे किसी भी चीज का होश नहीं था। आज मेरे साथ जो हादसा होने जा रहा था, मैं जिस चीज से बामुश्किल बचकर आई थी, इस बात पर मैं खुदा का शुक्र अदा करती रही थी। इस दिन के बाद जब भाभी वहां पर गई तो मैंने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मेरे ना जाने की वजह पूछी, मगर मैं नजर चुराने लगी, मगर इन्हें कुछ भी ना बताया। इसके बाद जब भाभी वहां से वापस आई तो वो मुझे गहरी नजरों से देखे जा रही थी। मैं इन्हें देखकर नजरें चुराने लगी। मैं समझ गई थी कि इनकी दोस्त ने सब कुछ बता दिया होगा और मुझे डर इस बात का था कहीं वो मुझे गलत ना समझना शुरू कर दें। भाभी का रवैया मुझसे बदल गया था। वो बिल्कुल खामोश और गुमसुम रहने लगी थी। अगर मैं इन्हें बुलाती तो वो चौंक जाती और फिर से किसी सोचों में गुम हो जाती। इनका रवैया देखकर मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई थी, जिसने मुझे कहा था कि अगर तुम बार बार इस खव्वे का नाम लोगी तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाई भी मुझे गलत समझ रही थी? ये सोच ही मेरी जान लेने के लिए काफी थी। अगर वो भाई को कुछ बता देती तो क्या होता?
मैं इनकी नजरों से गिरना नहीं चाहती थी। मैं दिन ब दिन इसी परेशानी में रहने लगी थी। अब तो मेरा खाना पीना भी छूट गया था। मेरे वापस जाने में कुछ ही दिन रह गए थे। मैं भाभी का दिल अपनी तरफ से साफ करना चाहती थी, मगर वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। और अब तो मैं भी इनसे दूर दूर रहने लगी थी। सारा दिन मैं अपने कमरे में रहती और जब भाई घर में आते तो तब कमरे से बाहर निकलती थी। अब मैंने इनके साथ इनकी सहेली के घर जाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। भाभी भी मुझे वहां पर चलने के लिए ज्यादा इसरार नहीं करती थी। फिर एक दिन वो मेरे साथ फिर से नॉर्मल अंदाज में बात करने लगी थी। और मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए ले चलती हूँ, कुछ दिनों में मैं तुमने वापस चले जाना है। इनकी बात सुनकर मेरी आंखों में नम आ गई थी। आप मुझसे अच्छे तरीके से बात कर ले, मेरे लिए यही काफी है। और वैसे भी आपने मुझे बहुत कुछ दिलाया है, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी बहनों जैसी हो। जब मैंने इनकी मोहब्बत देखी तो मैं भी रो पड़ी और इनसे कहने लगी कि आप मुझसे नाराज हैं। उन्होंने नफी में सर हिलाया और कहने लगी तुम्हें ऐसा क्यों लगा। मैंने इनके पिछले रवैये का जिक्र किया तो वह गहरी सांस लेकर कहने लगी कि दरअसल मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि इस दिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं फिर शायद सारी जिंदगी तुम्हारे भाई के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं वहां पर तहमी अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गई थी और तुमसे मैं गाफिल हो गई और तुम्हारे साथ ये हादसा होते होते बचा। वो तो शुक्र ने बचा, वो तो शुक्र है कि मेरी दोस्त वहां पर वक्त पर पहुंच गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। अब मेरी गलत फहमी दूर हो गई थी कि भाभी मुझसे नाराज नहीं थी, बल्कि इनके दिल में एहसास निदामत था जिसकी वजह से मुझसे बात नहीं कर रही थी। तभी मैंने भाभी से कहा कि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो खुद कमरे से बाहर गई थी। फिर मैंने इस दिन वाली सारी बात इन्हें बताई तो वह कहने लगी कि तुम्हें मैंने कहा भी था कि तुम छोटी हो, तुम इन चीजों से दूर रहो, मगर लगता है कि जब तक तुम इसका सच जान ना लो तुम आराम से नहीं बैठोगी। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैसे भी तुम्हारे भाई ने बताया है कि तुम्हारे अम्मी ने तुम्हारी शादी तय कर दी है और 2 माह के बाद तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, मगर मुझे सबके बारे में नहीं पता। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि जब तुम घर जाओगी तो तुम्हें यह सरप्राइज भी मिल जाएगा। वो शरारत से मुझे छेड़ते हुए बोली थी और इनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। तभी वो कहने लगी कि फिर तुम्हारे लिए इस तरकीब को जानना बहुत जरूरी है, तुम भी घर जाकर अपने शौहर को ये खवा बनाकर जरूर पिलाना। इनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। ऐसा क्या है इस खवे में? वो कहने लगी कि तुम जानती हो कि कलौंजी एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें बहुत सी बीमारियों की शफा भी है। इसको बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस खवे का औलाद नरीना के लिए किया जाता है। जिन मर्दों को रोजाना ये खवा पिलाया जाता है इनके जज्बात में उभार आ जाता है, इनकी बीवियां की औलाद भी जल्दी हो जाती हैं और अल्लाह ताला इन्हें औलाद नरीना अता फरमाता है। यही वजह है कि हम अरबी औरतें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं और ये एक ऐसा राज है जो हम अरबी औरतें किसी को नहीं बताती, मगर मैंने तुम्हें बता दिया है। ये नुस्खा हमारे नस्ल हजल से चलता हुआ आ रहा है। इनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तो इसका मतलब ये था कि वह खवा वहां पर इसलिए बनाया जाता था। वो हंस पड़ी और कहने लगी कि हाँ, इसी मकसद के लिए इस खवे को बनाया जाता है और तुम भी अपने शौहर को ये खवा इस्तेमाल करवाना। इनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर कुछ दिनों के बाद इनकी मोहब्बतें और काफी सारे तोहफे तवायफ लेकर मैं वापस आ गई थी। भाभी की कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। शादी की 1 माह के बाद ही अल्लाह पाक ने मुझ पर करम कर दिया था और जो कोई भी मुझसे इस बारे में सवाल करता तो मैं इसे कलौंजी का इस्तेमाल जरूर बताती थी। कितनी ही औरतों को इस नुस्खे से फायदा हासिल हुआ था, वो भी औरतें जिनकी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, इनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने भी इस नुस्खे का इस्तेमाल किया था और अब वो भी इससे फायदा उठा रही थी।